हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं यूनिट 9 का। ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में हम लोगों ने एजुकेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रिंसिपल क्या है, मीनिंग क्या है, पोस्ट स्कोप क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या है, ये सारे टॉपिक को वहाँ पे कवर कर लिया था। उसके जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो आपके पार्ट 2 में यहाँ पे मैं कवर करूंगी। ठीक है, ये पूरा हमारा रिवीजन सीरीज रहने वाला है की पॉइंट्स के थ्रू। यहाँ पे स्लाइड्स के थ्रू हम लोग समझने की इसको कोशिश करेंगे, और जिन लोगों ने भी प्रीवियस की वीडियो को नहीं देखा हो वो जाके प्लेलिस्ट में इसको चेक कर लें। ठीक है, सो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसमें सीपीएम। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड है, पर्ट है, एंड टेलरिज्म है, ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है, इन सारी चीजों को डील करेंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड में सबसे पहले मैं आपको ये चीज, जैसे क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, पर्ट क्या होता है, इन दोनों की डिफरेंशिएशन तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डिफरेंशिएट कैसे करना है। बट क्रिटिकल पाथ मेथड हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ मेथड, नेटवर्किंग कैसे करते हैं, एक जो नेटवर्क यहाँ पे डायग्राम बनता है वो उसको कैसे हम उसके थ्रू हम कैसे क्रिटिकल पाथ मेथड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी तक तो वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है ये आपके नेट में कि क्रिटिकल पाथ मेथड को फाइंड आउट करने के लिए बस उसके टर्म्स को पूछा गया, स्लैक टाइम क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये सारी चीजों को पूछा गया वहां पे। ठीक है, और टाइम क्या होता है, तीन तरीके के टाइम वगैरह होते हैं इसमें, और इसको फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए नहीं पूछा गया है। बट जैसे जैसे आप लोग एनडी को एग्जाम्स को देख रहे हो कि वो ज्यादा से ज्यादा डीपर लेवल में जाने की जा रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड भी निकालना यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये ना रहे कि क्रिटिकल पाथ मेथड नहीं निकालना आता है। ठीक है, बहुत छोटे से एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी, आसानी से आप लोग थोड़ा सा ध्यान अगर लगाओगे तो सीख जाओगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक सीपीएम के बारे में सीख लेते हैं कि सीपीएम होता क्या है। ठीक है, कॉपी में भी आप लोग को ऐसे ही लिखना है सीपीएम के बारे में। सीपीएम क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड। मैंने यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स नहीं डाली है आपकी इमेज वाली, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पूरा नेटवर्क बना करके दिखाना चाह रही हूँ। आप बना करके खुद से अपनी कॉपी में ऐसे बना के अगर लिखोगे तो आपको खुद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं डाली है। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट सॉरी क्रिटिकल पाथ जो मेथड है इज अ प्रोजेक्ट मॉडलिंग टेक्निक है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज करते हैं। ये जो सीपीएम है इसे यूज कौन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज करते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, मैं एक एक सिर्फ की पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ। यूज बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर, ये पहला चीज। ठीक है, ये मैनेजमेंट का टॉपिक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब प्रोजेक्ट जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो इस सीपीएम को यूज क्यों करते हैं, टू फाइंड द इम्पोर्टेंट डेडलाइंस एंड डिलीवर अ प्रोजेक्ट ऑन द टाइम। मतलब जो भी प्रोजेक्ट है उसको ऑन टाइम डिलीवर करने के लिए वो सीपीएम का यूज करते हैं। समझ रहे हो, सीपीएम जो है क्रिटिकल पाथ मेथड इज यूज्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट डेडलाइंस एंड डिलीवर अ प्रोजेक्ट ऑन टाइम। मतलब जो ऑन टाइम है, ठीक है, जिस टाइम पे हमें ये काम को, ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट करके देना है, उस टाइम पे उसको देने के लिए, डिलीवर करने के लिए सीपीएम का प्रोजेक्ट मैनेजर्स ये यूज करते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक की। नेक्स्ट आती है इसमें चीज की क्रिटिकल मेथड होता क्या है। क्रिटिकल मेथड इज अ लॉन्गेस्ट पाथ। क्रिटिकल जो ये पाथ है, क्रिटिकल पाथ क्या है, इट इज अ लॉन्गेस्ट पाथ, पहला पॉइंट। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ। अब ये लॉन्गेस्ट जो पाथ है वो किसके बीच में है, लॉन्गेस्ट पार्ट बिटवीन द, या फिर लॉन्गेस्ट पार्ट भी बोल सकते हो, या फिर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो, बिटवीन द स्टार्ट एंड द फिनिश, इंक्लूडिंग, अपनी कॉपी में लिख लेना, इंक्लूडिंग all the task and their duration क्रिटिकल जो सीपीएम है, क्रिटिकल पाथ है, इट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ये एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है जहां से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और जब तक हम अपना प्रोजेक्ट फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक हमारा एक डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और
फिनिशिंग टाइम, फिनिशिंग जब तक उसको फिनिश करते हैं, वहां से जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो डिस्टेंस हो सकती है, जो पाथ हो सकता है, वो होता है क्रिटिकल पाथ। अब वो एक ऐसा पाथ है जहां पे हमारी सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, ठीक है, वहां पे हमारी सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। इसको जब मैं नेटवर्क डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। पहले लिख लो ये सब चीजें हैं क्या, ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। उसके बाद आते हैं इसके बेनिफिट्स पे, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड के। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं यहाँ पे पहला बेनिफिट क्या है इसका, ये प्रोवाइड करता है जियोग्राफिकल व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोवाइड करता है जियोग्राफिकल व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब पूरा आप जब नेटवर्क जब बनाते हो, डिजाइन करते हो प्रोजेक्ट के लिए, तो पूरा आप उसका पूरा जैसे पूरा ज्योग्राफिकल व्यू होता है उसको पूरा आप देख पाते हो, समझ पाते हो। दूसरी बात, ये प्रिडिक्ट करता है, सीपीएम और पर्ट में डिफरेंस ही यही है, यहाँ पे हमें अपनी एक्टिविटी का टाइम प्रिडिक्ट होता है, पता होता है, नोन होता है सीपीएम में। बट अगर हम जब पर्ट में जाते हैं तो वहां पे जो भी हमारे इवेंट होते हैं, क्योंकि वो इवेंट ओरिएंटेड होता है पार्ट आपका, ठीक है, तो वहां पे हमें अननोन होता है टाइम, वहां पे अननोन होता है, यहाँ पे हमें नोन टाइम होता है, हमारी एक्टिविटीज के लिए हमें टाइम पता होता है, ठीक है। प्रिडिक्ट, इसका डिफरेंस मैं अभी बाद में लास्ट में कराऊंगी आपको, ठीक है। प्रिडिक्ट द टाइम, पार्ट में कुछ भी नहीं है ज्यादा समझने के लिए, जो कुछ भी है सब सीपीएम में समझने के लिए है, ठीक है, सीपीएम में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। प्रिडिक्टिव रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये इस चीज को ये सीपीएम प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। तीसरी बात आती है शो करता है, शोज विच एक्टिविटीज आर क्रिटिकल टू मेंटेनिंग, इसका मैं भी मतलब बता रही हूँ, मेंटेनिंग द शेड्यूल एंड विच आर नॉट, मतलब यहाँ पे तीसरी बात ये बोल रहा है, ये शो करता है क्रिटिकल पाथ मेथड कि कौन सी एक्टिविटी क्रिटिकल है, कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सा टास्क है वो इंपॉर्टेंट है हमारे इस पाथ में, ये जो पाथ हम चूज कर रहे हैं लॉन्गेस्ट वाला, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी क्रिटिकल है और कौन कौन सी क्रिटिकल नहीं है, कौन से टास्क ऐसे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए वो इंपॉर्टेंट है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे, ये बातें बोली जा रही हैं। तो सीपीएम क्या है, मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सीपीएम क्या है, एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द स्टार्ट एंड द फिनिश, ठीक है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं जहां तक हम फिनिश करते हैं वहां की एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है जिसमें हमारी सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, उस टाइम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आ सकती है वो सारी एक्टिविटीज को वहां पे हम इंक्लूड करते हैं। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफिकल व्यू आप देख पाते हो पूरे प्रोजेक्ट का, ठीक है, और प्रिडिक्ट कर पाते हो कितना टाइम रिक्वायर्ड है इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और शो करता है कौन सी एक्टिविटीज हमारे लिए क्रिटिकल है, ठीक है, और कौन सी नहीं है, ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके स्टेप्स पे, ठीक है, एक एक करके मैं यहाँ पे चीजों को आपको क्लियर कर रही हूँ, फिर चलेंगे नेटवर्क डायग्राम पे। अभी जब स्टेप्स देखोगे तो यहाँ पे वो पॉइंट आएगा जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे स्टेप्स पे देखो, जो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखूंगी वो डायरेक्टली नहीं आते स्टेप्स, ठीक है, ये जस्ट बेसिक है आपका कि आपको क्रिटिकल पाथ अगर मेथड फाइंड आउट करना है तो आपको ऐसे ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना है। आपके एग्जाम में ये लैंग्वेज चेंज होके भी आ सकती है, तो आपको सिर्फ बेसिक से याद रखना है कि आपको पहला स्टेप कहाँ से परफॉर्म करना होता है और कैसे आगे प्रोसीड करना होता है। पहले स्टेप में बोल रहा हमें स्पेसिफाई करना है इंडिविजुअल की एक्टिविटीज को, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले स्पेसिफाई करेंगे जो भी इंडिविजुअल हैं उनकी एक्टिविटीज को। आज की वीडियो ये जो रहेगी शायद बहुत थोड़ी लंबी हो जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी चीजों को कराना है और सीपीएम पार्ट थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो भी एक्टिविटीज है उसको हम क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे, सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज है उसको हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में कर देंगे। क्लियर है बातें। जब हमने सीक्वेंस में कर दी उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। अब ये नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है आगे मैं ड्रॉ करके भी आपको बताऊंगी, ठीक है।
फिर जब भी हम लोगों ने नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद का जो स्टेप होता है, हम इसमें एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि हम ये टाइम को प्रेडिक्ट करता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी एक्टिविटी है उसके लिए टाइम को यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, एस्टिमेट द completion time for each activity। ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ पे आ जाओ, हमने यहाँ पे हर एक्टिविटी के लिए टाइम को अलॉट कर दिया। अब आएंगे हम क्रिटिकल पाथ को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? क्रिटिकल पाथ। आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ, राइट। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट, जब भी हमने क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आइडेंटिफाई किसके थ्रू करेंगे? ये नेटवर्क डायग्राम के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। देन आफ्टर हम अपने जो सीपीएम है उसको फिर से अपडेट करेंगे। ठीक है, अपडेट करेंगे सीपीएम को। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं। डायरेक्टली आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, वहां पे लैंग्वेज चेंज होती है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। हमें इंडिविजुअल की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें सीक्वेंस करना है, सीक्वेंस करने के बाद नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना है, उसके बाद हर एक्टिविटी के लिए टाइम को अलॉट करना है, उसके बाद क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने सीपीएम को जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में आ रहा है वैसे वैसे हम अपने सीपीएम को यहाँ पे अपडेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं बताई, ये लिख लो आप लोग यहाँ पे। ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड है, ये क्या बोलते हैं उसको, इसे ड्यूपॉन्ट, ठीक है, इसका नाम लिख लो। उसको डेवलप किसने किया था? जेम्स केली। ये भी अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट आप नाम लिख लो। ठीक है, ऑफ जेम्स केली ऑफ रेमिंगटन, नाम भी इतना बड़ा है भयानक सा, रैंड एंड, याद भी नहीं हो तो शॉर्ट में आप लोग याद कर लेना, एंड मॉर्गन वॉकर। ठीक है, वॉकर ऑफ ड्यूपॉन्ट। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था इसको। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इसको डेवलप किया था। तो अपनी कॉपी में ये भी ऐड कर लेना। क्रिटिकल पाथ मेथड को, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जिसको डेवलप किसने किया था? जेम्स केली ऑफ द रेमिंगटन रैंड एंड द मॉर्गन वॉकर ऑफ द ड्यूपॉन्ट। इन लोगों ने इन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, ये अपनी कॉपी में ऐड कर लेना। अब हम कुछ टर्म्स को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं आपके, ठीक है, वो समझेंगे। मैं पहले क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे समझनी है, मैं वो सब चीजों को यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं आपके। ठीक है, पहला जो टर्म है वो है आपका अर्लीस्ट स्टार्ट। ठीक है, ये पहला टर्म है। ठीक है, दूसरा है लेटेस्ट स्टार्ट। फिर उसके बाद आता है फ्लोट। ये बात समझ में आई? अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट डेट, जस्ट अ सेकेंड, बहुत इजी है। एक बार समझ जाओगे ना तो बहुत आराम से हो जाएगा, आपको इजी लगने लगेगा। बस एक ही बार को सही से समझना है इसको। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट डेट और लेटेस्ट स्टार्ट डेट, उसके बाद आता है फ्लोट। देखो, अर्लीस्ट स्टार्ट डेट क्या होते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लो जैसे यूजीसी नेट का जब फॉर्म आता है, जैसे पता चल जाता है ना कि हाँ फॉर्म आने वाला है, फॉर्म आने वाला है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो फॉर्म आना है, एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, उससे पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? एग्जाम होना है आपका 13 से। ठीक है, एग्जाम होना 13 से, वो बच्चे पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। ठीक है, तो ये होता है अर्लीस्ट स्टार्ट, पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना। सबसे पहले वाला जो तरीका होता है कि हमें पता चला कि हाँ एग्जाम्स आपके फिर से होंगे, जून वाले सेशन वाले, तो फॉर्म आने वाले हैं, तो आपने पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर आते हैं लेटेस्ट स्टार्ट डेट। लेटेस्ट स्टार्ट डेट में वो बच्चे जब आपका फॉर्म आ जाता है, ठीक है, और फॉर्म आ जाने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है, तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आ जाने के बाद, तो वो होते हैं आपके लेटेस्ट स्टार्ट। लेकिन कैसे, समझो बात को। एग्जाम तो 13 मई को ही होना है, समझ रहे हो? एग्जाम तो 13 मई को ही होना है। इनके लिए भी एग्जाम कब होना है? 13 मई को ही होना है। ठीक है, और एडमिट कार्ड आ गया है, अब इनको पढ़ना है, तो
कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने 13 मई से पहले ही पहले अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, ठीक है, और मतलब सारा इन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। जो ये वाला बच्चा करेगा, जब तक ये वाला कब से कर रहा है, मतलब जब एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया था तब से कर रहा है, पहले से ही कर रहा है, ठीक है, पहले से उसने करना स्टार्ट किया और ये 12th मई तक ये यही काम करता रहेगा, ठीक है। इसको तब से उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसने कभी स्टार्ट किया, 4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन अपना टाइम पे काम कंप्लीट कर लिया। टाइम पे इसने 13th मई तक अपना जितना भी सिलेबस था पूरा इसने कवर कर लिया, ठीक है। और इसने क्या किया, इतने टाइम में कंप्लीट किया। इससे पहले से, मतलब इसने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इसने बाद में पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन दोनों ने टाइम पर ही अपना 13th मई से पहले ही 12th मई को ही अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। तो अर्ली स्टार्ट डेट वो होता है जब हम पहले से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक डेडलाइन हमें मिली हुई है कि हमको 13th तक कंप्लीट करना है, तो हमने पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और एक बच्चे को डेडलाइन मिली हुई है कि हाँ 13th मई को एग्जाम होना है, उससे पहले ही हमको कंप्लीट करना है, लेकिन उसने क्या किया, 9 तारीख से पढ़ना स्टार्ट किया और 13 तक अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये अर्ली से स्टार्ट डेट होता है और ये लेटेस्ट स्टार्ट डेट होता है। इसमें कोई दिक्कत दोनों में मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, ठीक। अब ये जो फ्लोट वाली चीज है, ये जो फ्लोट है इसको बाद में आगे समझेंगे, ठीक है। ये जो फ्लोट है इसको आगे समझेंगे। यहां तक कुछ किसी को दिक्कत मुझे लग रहा है नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे आ जाओ। अब यहाँ पे आते हैं कुछ और टर्म्स हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक नेटवर्क यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। वो अपनी कॉपी में नेटवर्क ऐसे आप लोग भी बनाओ, ठीक है। एग्जाम्पल है, इसी से हमें क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। ये है आपका स्टार्ट, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल। ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। इसको एरो से ही बनाओ। ये ए एक्टिविटी है, ये बी एक्टिविटी है, ठीक है। सी बना लूं, फिर मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है। डी, आप गूगल करोगे तो आपको कई सारे और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं मिले आपको और सॉल्व करने के लिए, तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको क्वेश्चंस टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। एक क्वेश्चन की अगर खुद से भी आपकी अगर एक बार बन गया ये क्वेश्चन, तो आपको कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो मैं बना रही हूँ इसको मैं समझाती हूँ फिर, ठीक है। ऐसे ही बनाना है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। इसके बाद यहाँ पे एक डेटा बनाओ, ठीक है। ये है आपका एक्टिविटी, ये क्या है आपका एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है आपकी, ए बी सी डी ई एफ जी, क्या है ये एक्टिविटी है। ए बी सी डी ई एफ एंड जी, दीज आर द एक्टिविटीज। ये क्या है, एक्टिविटीज है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूंगी इसे। एक्टिविटी हो गई। उसके बाद आता है इमीडिएट प्रेडिसर्स। इसके बाद क्या आता है, इमीडिएट प्रेडिसर्स आते हैं आपके, इमीडिएट प्रेडिसर्स, ठीक है। मेरे पास जगह कम है तो मैं ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे और भी चीजें लिखनी है। इमीडिएट प्रेडिसर्स, ठीक है। अब देखो, और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम। अब ये जो एक्सपेक्टेड टाइम है ना, ये दिन में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी, मैंने सब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। ये डेज भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पे ये ए बी सी, ये जो ए है, बी, ए सी, एफ, बी, डी, ई, एफ, ये सब क्या है, ये सब एक्टिविटीज हैं। इनके लिए एक्सपेक्टेड टाइम हमें दे रखा हुआ है। ये जो एक्सपेक्टेड टाइम है ये आपके पास होंगे, मतलब कुछ भी टाइम हो सकता है, आप अपने आप से भी ये टाइम लिख सकते हो दोबारा से क्वेश्चन करने के लिए। ए जो एक्टिविटी है इसको करने के लिए टाइम लगता है 7 डेज का, मान लेते हैं डेज में, ठीक है। इसको लगता है 9 डेज का, इसको 12 डेज का, इसको 8 डेज का, इसको 9, इसको 6 और इसको 5, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब आते हैं ये इमीडिएट प्रेडिसर्स क्या चीज है। इमीडिएट प्रेडिसर जो मैंने लिखा है, अब देखो एक्टिविटी कहाँ से शुरू हुई, मान लेते हैं यहाँ पे ए वाली जो एक्टिविटी है, क्या इससे पहले कोई एक्टिविटी हुई है, नहीं, यहाँ से तो हमने स्टार्ट ही किया है, तो इससे इमीडिएट, इससे पहले कोई आया है, इससे पहले कोई एक्टिविटी हुई है, नहीं हुई है ना, तो यहाँ पे कोई भी इमीडिएट प्रेडिसर नहीं है,
ठीक है, बी पे आ जाओ। बी से पहले देखो एरो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट से स्टार्ट हुआ, इससे पहले कोई एक्टिविटी हुई है, कोई इमीडिएट प्रेडिसर्स है इससे पहले कोई है नहीं है, तो बी में भी कोई इमीडिएट प्रेडिसर्स नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सी में। जब सी में आते हैं, ये जो सी का एरो है, इससे पहले कौन सा एक्टिविटी हुआ है आपका ए, इससे पहले क्या आया हुआ, ए आया हुआ, ए वाली एक्टिविटी यहाँ पे हो चुकी है पहले, इमीडिएट प्रोड्यूसर्स ये है। ठीक है, तो सी से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। ठीक, फिर यहाँ पे डी पे आ जाओ। डी से पहले आपकी कितनी एक्टिविटी हुई है, देखो दो एरो है, एक एरो ये है और एक एरो ये है। ठीक है, तो दोनों ही एक्टिविटी हो चुकी है इससे पहले, तो इसके इमीडिएट प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए, ए और बी, है ना। फिर ई में आ जाते हैं। ई में, ई से पहले जो आपकी एक्टिविटी हो रखी है वो कौन सी हुई है, ये आपकी सिर्फ डी। ठीक है, डी, ई से पहले क्या हुआ है, डी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। एफ से पहले आ जाओ। एफ से पहले एक एरो ये जा रहा है आपका, एक एरो ये जा रहा है, तो दो एक्टिविटी यहाँ पे हुई है, तो इसका इमीडिएट प्रोड्यूसर्स क्या है आपका, सी और ई है। सिमिलरली जी के लिए क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, सभी को चीजें क्लियर होंगी। अगर उम्मीद करते हो यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी आप सभी लोगों को, है ना। अब आ जाओ आगे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर से अब क्या करना है, ये जो ए बी सी डी ई एफ जी जो एक्टिविटी है, इसको हमें 6 के ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है। कितने ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, 6 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करना है समझो। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एरो जैसे बने हैं वैसे ही एरो बनाना। ठीक है, इधर उधर एरो नहीं होने चाहिए। सबसे पहले ये आपका ए वाला कॉलम हो गया, मैं पहले कॉलम बना देती हूँ। ठीक है, फिर आ जाओ, ये आपका सी कॉलम हो गया। ठीक है, फिर ये आपका एफ हो गया, ये आपका बी, ये आपका डी। इसलिए मैंने इसका इमेज नहीं लगाया कि मैं आपको कॉपी में बना के अगर समझाऊंगी तो आप लोग भी अपनी कॉपी में ऐसे बना लोगे, नहीं तो वरना फिर इमेज ही इमेज रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट समझ जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह बनाया आपको। ठीक है, ये क्या है आपका, जी है, ये एरो बना हुआ है। ठीक है, हर एक्टिविटी को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 1 3, कॉपी में ऐसे ही बनाना अपने, और कॉपी में बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग सिर्फ देख रहे हो और देख के सोच रहे हो कि हमें समझ में आ जाएगा, तो एग्जाम में अगर आ गया तो भूल जाओगे। देख लेना अगर आपने खुद से इसको नहीं सॉल्व किया तो, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको पहले अपने आप से भी कॉपी में इसको बनाओ, है ना। यहाँ पे क्या है आपका ए, दिख रहा होगा सबको, ये बी एक्टिविटी है। ठीक है, ये सी एक्टिविटी है, और ये आपका डी एक्टिविटी है ना, और ये है आपका ई, और ये है आपका एफ, एंड लास्ट इज जी। यहाँ पे आपका पूरा ये जो नेटवर्क डायग्राम है वो फिनिश हो जा रहा है इस जगह पे। ठीक है, ये आपका फिनिश लाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये स्टार्टिंग का लाइन है, ये फिनिश का लाइन है ना। चीजें क्लियर है। अब ये जो डी है, डी का इमीडिएट प्रोड्यूसर कौन है, ए और बी दोनों है, तो ये एक्टिविटी ऐसे एरो से इसको ज्वाइन करो। ठीक है, सेम यहाँ के लिए एफ का इमीडिएट प्रोड्यूसर कौन है, ई भी है और बी सी भी है। ठीक है, अब क्लियर है। अब आ जाए यहाँ पे, जो इनका एस्टिमेटेड टाइम दे रखा हुआ है, ऊपर यहाँ पे देखो दे रखा हुआ है, ए एक्टिविटी को करने के लिए 7 डेज लग रहा है, बी के लिए कितना लग रहा है 9 डेज लग रहा है, सी के लिए कितना लग रहा है 12 डेज लग रहा है, एंड डी के लिए कितना लग रहा है 8, और एफ के लिए 6। कहाँ गया एफ, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, रुको सॉरी, ये एफ के लिए, ठीक है, ई के लिए लग रहा है 9 डेज, एफ के लिए 6 डेज, और जी के लिए लग रहा है 5 डेज। यहाँ तक मैंने जो भी ऊपर लिखा वही चीजों को मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के तौर पे ऐसे नेटवर्क डायग्राम पूरा बना के आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक, अब समझो यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे लिखो, यहाँ पे दूसरी चीज ये लिखो, ये होता है आपका अर्लीस्ट स्टार्ट। ठीक है, और ये होता है आपका अर्लीस्ट फिनिश। समझ रहे हो, हर ब्लॉक में। ठीक है, हर ब्लॉक में ये होता है आपका अर्लीस्ट स्टार्ट, ये होता है आपका अर्लीस्ट फिनिश। ये अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट वो जो एग्जाम की डेट आने से पहले आप पढ़ रहे थे। ठीक है,
अर्लीस्ट फिनिश मतलब टाइम पे काम आपने फिनिश कर लिया। ये होता है लेटेस्ट स्टार्ट, मतलब अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया है, आपका 5 दिन बाद एग्जाम है और आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। और लेटेस्ट फिनिश आपने टाइम पे कंप्लीट भी कर लिया, उन 5 दिनों में 20 यूनिट को कंप्लीट भी कर लिया, तो ये होता है आपका लेटेस्ट फिनिश। सिमिलरली ये भी होता है LS और LF, ठीक है। ये ऐसे ही अपनी कॉपी में ब्लॉक में लिख लेना। यहाँ तक चीजें क्लियर है? सेम यहाँ पे भी देखो, अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दूसरी चीज ये समझनी थी, जब भी हम लोग क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करते हैं उसके लिए दो वाइस मतलब फॉरवर्ड पासिंग होती है और बैकवर्ड पासिंग होती है। दो तरीके की होती है, एक फॉरवर्ड पासिंग होती है और एक क्या होती है, बैकवर्ड पासिंग होती है। पहले हम लोग समझेंगे फॉरवर्ड को, ठीक है। फॉरवर्ड कहने का मतलब जब हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। ये जो अर्लीस्ट स्टार्ट है और अर्लीस्ट फिनिश है, मतलब जब हम ऐसे जाएंगे तो ये होगा फॉरवर्ड, ये होगा फॉरवर्ड। फिर हम जब दोबारा से करेंगे ना यहाँ से, तो ये होगा बैकवर्ड, ठीक है। तो अभी पहले हम फॉरवर्ड वाला कर लेते हैं। ये क्या है आपका फॉरवर्ड, हम ऐसे आगे यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये होगा आपका बैकवर्ड। दिक्कत कोई नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है आपसे क्या कह रहा था, यहाँ पे एक चीज और लिखो, जैसे अर्लीस्ट स्टार्ट। देखो यहाँ पे जब अर्लीस्ट स्टार्ट की हम बात कर रहे हैं, जब भी यहाँ पे कोई काम शुरू होगा, इससे पहले कोई एक्टिविटी हुई है नहीं, तो आप किसी भी काम को शुरू करने जाते हो तो 0 से स्टार्ट करते हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया बात, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा, बी के लिए भी 0 हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं इसका अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा। अर्लीस्ट फिनिश का एक फॉर्मूला है, लिख लो। जब भी अर्लीस्ट फिनिश आपको निकालना होगा, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस जो एक्टिविटी का टाइम लगा है, जो एक्टिविटी का टाइम लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे हम लोग अर्लीस्ट फिनिश निकालते हैं। ये जो 7 है, ये क्या है, एक्टिविटी को कंप्लीट करने का टाइम है, ठीक है। और एक्टिविटी क्या है, ए एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, 7 डेज का टाइम लगा, ठीक। तो अगर हमें यहाँ पे अर्लीस्ट फिनिश निकालना है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे अर्लीस्ट फिनिश निकालना है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट कितना है, 0, अर्लीस्ट फिनिश कितना, सॉरी एक्टिविटी टाइम कितना लग रहा है, 7, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, 7 आ जाएगा। अर्लीस्ट फिनिश का फॉर्मूला समझ में आया ना, अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस एक्टिविटी का जितना टाइम लगा, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम ऐसे कर लूँ, अर्लीस्ट स्टार्ट कितना है, 0, एक्टिविटी टाइम कितना है, 9, ये 9 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ डी वाले पे, ठीक है। आप डी में देखो, यहाँ पे इमीडिएट प्रोड्यूसर्स कौन है आपके डी के लिए, ए और बी। इमीडिएट प्रोड्यूसर कौन है आपके, ए और यहाँ पे बी, दोनों ही इमीडिएट यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं आपके, है ना। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, पेन टैब नहीं चल रहा है, अच्छा थोड़ा चल गया, ठीक है। इमीडिएट प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या है, ए ओ बी दोनों ही है डी के लिए इमीडिएट प्रोड्यूसर क्या है, दोनों ही यहाँ पे। अब देखो, जब हम यहाँ पे इनकी बात करेंगे, इसके जो अर्लीस्ट स्टार्ट है, इसकी जब हम बात करेंगे, तो अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा इसका, डी। अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा इसका, जो अर्लीस्ट फिनिश होगा ए और बी एक्टिविटी का, ठीक है। डी के लिए जो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा वो क्या होगा, अर्लीस्ट फिनिश होगा ए और बी एक्टिविटी का। तो ए का अर्लीस्ट फिनिश कितना हो रहा है, ए का अर्लीस्ट फिनिश का टाइम कितना है आपका, 7, और बी का जो अर्लीस्ट फिनिश का टाइम है वो कितना है आपका, 9। अब दोनों में से हम कौन सा ले, जब भी हम फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड पासिंग करेंगे यहाँ पे, तो वहां पे ग्रेटर वाला लेंगे, ठीक है, ग्रेटर वाला लेंगे। जब बैकवर्ड करेंगे तो स्मॉलर वाला लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वी कैन टेक 9, ठीक है, यहाँ पे वी विल टेक 9। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट इसका क्या हो जाएगा, जो अर्लीस्ट फिनिश होगा किसका, जो ग्रेटर नंबर वाला होगा, तो ये 9 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसका अर्लीस्ट फिनिश क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट फिनिश जैसे अर्लीस्ट स्टार्ट कितना हुआ था, 9 हुआ था, एक्टिविटी में टाइम कितना लगा, 8 लगा, 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, इसका ई का इमीडिएट प्रोड्यूसर क्या है, ई का इमीडिएट प्रोड्यूसर क्या है, डी है आपका, ठीक है। इमीडिएट प्रोड्यूसर अगर डी है, तो डी अपने काम को, डी का अर्लीस्ट फिनिश क्या है, डी का अर्लीस्ट फिनिश क्या है आपका, 17, तो ये इसका अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये इसका अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा, 17 + 9 कर दो, कितना हो जाएगा, 26, है ना, 26 हो गया, क्लियर है। अब आ जाओ एफ वाले पे, एफ पे का इमीडिएट प्रोड्यूसर क्या है, सी और ई,
ठीक है, सी और ई। सी का जो अच्छा सी हम लोग ने अभी नहीं निकाला, सी निकाल लो यहाँ पे। सी का अर्लीस्ट स्टार्ट क्या हो जाएगा, जो अर्लीस्ट फिनिश होगा ए का, वो सी का अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अर्लीस्ट फिनिश क्या हो जाएगा इसका, 12 7 19, ठीक है, 19 हो गया। ठीक, अब आती है बात कि एफ के लिए हम कौन सा लेंगे, सी का अर्लीस्ट फिनिश लेंगे या फिर ई का अर्लीस्ट फिनिश लेंगे। तो जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे। इसका अर्लीस्ट फिनिश कितना है 19, इसका कितना है 26, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 26 को ले लेंगे, ठीक है। और अर्लीस्ट फिनिश निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। सेम यहाँ पे आ जाओ, जी का इमीडिएट प्रेडिसर्स क्या है आपका, जो अर्लीस्ट फिनिश होगा आपका ई का, दैट इज 26, और अर्लीस्ट फिनिश क्या हो जाएगा आपका 26 और 5 कर दोगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो अगर अब यहाँ पे हम टोटल टाइम देखें, अगर हम इस फॉरवर्ड में, ये जो फॉरवर्डिंग हम ये जो फॉरवर्ड पास है, अगर इसमें हम देखें कि अर्लीस्ट टाइम कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना है 32 होगा, 32 होगा या फिर 31 होगा, ठीक है। 32 होगा या फिर 31 होगा। हम तो यहाँ पे अर्लीस्ट मैक्सिमम हमको देखना ना, लार्जेस्ट देखना है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 32 ले लेंगे, ठीक है, 32 ले लेंगे। तो ये 32 जो होगा फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, है ना, ये जो 32 है वो हमारा, देखो ये क्या हो जाएगा, मैं दूसरे पेन से लिख रही हूँ यहाँ पे, ये जो 32 है वो क्या हो जाएगा हमारा लेटेस्ट फिनिश हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा लेटेस्ट फिनिश हो जाएगा, दोनों ही एक्टिविटी के लिए, इसी के इसके लिए भी 32 इसके लिए भी और 32 इसके लिए भी लेटेस्ट फिनिश हो जाएगा दोनों एक्टिविटी के लिए। ये चीज समझ में आई, बैकवर्ड पास के लिए क्लियर है। अब हमें इसका क्या निकालना है, लेटेस्ट स्टार्ट निकालना है। क्या निकालना है, लेटेस्ट स्टार्ट निकालना है। तो लेटेस्ट स्टार्ट हम इसका कैसे निकालेंगे, लेटेस्ट स्टार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेटेस्ट फिनिश माइनस ये जो एक्टिविटी का टाइम है, माइनस एक्टिविटी का जो ये टाइम है, खाली ये कर देना हमें, ठीक है। लेटेस्ट फिनिश कितना है इसका 32 है, और एक्टिविटी का टाइम कितना है, एक्टिविटी का टाइम कितना है 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 27, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। इसमें कोई दिक्कत, सेम यहाँ पे आ जाओ। अब जब यहाँ पे आओगे, देखो इसका सक्सीडर देखे, इसका प्रेडिसर देख रहे थे, फॉरवर्डिंग में हम क्या देख रहे थे, प्रेडिसर देख रहे थे। अब यहाँ पे सक्सीडर देखेंगे। जब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, अब यहाँ पे आओ इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे जब आएंगे, एक मिनट को, ये 27 है ना, ठीक है, एफ 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 एक मिनट को 32 6, हाँ, इसका जब करेंगे तो 32 माइनस 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा इसका, इसका भी यहाँ पे 26 आ जाएगा, इसका भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, ये चीज इसका एफ का जो सक्सीडर है, ठीक है, एफ का, सॉरी हम लोग बैकवर्ड में जा रहे हैं ना, नहीं यहाँ पे, ठीक है, इधर आ जाओ यहाँ पे, ई वाले के लिए, ई एक्टिविटी के लिए, ठीक है, ई एक्टिविटी के लिए आते हैं, ठीक है। ई जब एक्टिविटी पे आएंगे तो इसका जो अर्लीस्ट वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, ई एक्टिविटी का, एक मिनट को मैंने कुछ यहाँ पे सही तो किया है, 27 है ना, ई के लिए हो जाएगा आपका, हमें निकालना है ना, हाँ, इसका जो सक्सीडर है ई का, ठीक है, ई का सक्सीडर कौन है आपका, ई वाले का सक्सीडर आपका ये 26 है, ठीक है, ई का सक्सीडर कौन है आपका 26 है, ठीक है। तो 26 इसका सक्सीडर है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट होगा, इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट होगा वो लेटेस्ट फिनिश हो जाएगा इस वाले का, इस वाले का क्या हो जाएगा, ये लेटेस्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज समझ में आई। अब 26, अब हमको इसका क्या निकालना है, लेटेस्ट स्टार्ट निकालना है, ठीक है। लेटेस्ट स्टार्ट निकालने के लिए 26 माइनस 9 कर दो, कितना हो जाएगा 16, कितना है ये 26 और 9, हाँ 17 हो जाएगा, हो गया, समझ में आई बात। अब इधर वाले डी के लिए आ जाओ, डी का इमीडिएट सक्सीडर का क्या हो जाएगा, सॉरी डी के लिए इमीडिएट सक्सीडर कौन है, यही तो है, ये वाला होगा इमीडिएट सक्सीडर, यहाँ पे प्रेडिसर नहीं देखेंगे, सक्सीडर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डी के बाद कौन आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई का जो अर्लीस्ट फिनिश होगा, ठीक है, सॉरी लेटेस्ट जो फिनिश होगा वो इसका लेटेस्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, लेटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, है ना, सॉरी जो इसका लेटेस्ट स्टार्ट है ये इसका अर्लीस्ट फिनिश हो जाएगा, उल्टा चल रहा है ना ये, ठीक,
17 हो गया। अब 17 में से 8 माइनस कर दो, इसका क्या आ जाएगा, लेटेस्ट स्टार्ट आ जाएगा, तो 9 8 17। ठीक है, इस वाले के लिए आ जाओ, सेम इसके लिए भी यहाँ पे होगा, इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट है, ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट इसका लेटेस्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जो जहां पे ये खत्म कर रहा है, मतलब लेटेस्ट स्टार्ट, ये जैसे उल्टा चल रहा है, इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट है वो लेटेस्ट फिनिश होगा इस वाले का, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक, अब 9 में से 9 गया 0। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ, इसके लिए इसका इमीडिएट सक्सीडर कौन है, यही है 6, ये वाला एफ वाला। ठीक, तो इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट है वो लेटेस्ट फिनिश हो जाएगा इसका। ठीक है, 26 26 माइनस 12 कर दो, 6 में से 2 गया 4 14। ठीक, ए वाले के लिए आ जाओ। अब ए में देखो, यहाँ पे 2 हैं, एक ये सक्सीडर है और एक ये सक्सीडर है, दोनों ही है ना, समझ रहे हो, ये जो मैं सक्सीडर वाली बात बोल रही हूँ, यहाँ पे दोनों है। ए का सक्सीडर यहाँ पे क्या है, प्रेडिसर नहीं सक्सीडर, सी भी है और डी भी है। सी का जो लेटेस्ट फिनिश है वो कितना है, 26 है। सी का जो लेटेस्ट फिनिश है वो कितना है, 26 है। ठीक है, और डी का जो लेटेस्ट फिनिश है, डी का जो लेटेस्ट फिनिश है वो कितना है आपका, 17 है। वो कितना है आपका, 17 है ना। एक मिनट को, लेटेस्ट फिनिश नहीं, लेटेस्ट स्टार्ट है यहाँ पे, सॉरी। इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट है वो कितना है, यहाँ पे हमको ये वाली लेनी है ना, इधर वाला लेटेस्ट स्टार्ट क्या है सी का, वो कितना है, 14 है। और इसका कितना है, तभी तो ये इसका फिनिश आएगा, है ना। इसका कितना है, ये लेटेस्ट स्टार्ट इसका 9 है। तो हम इसमें से कौन सा लेंगे, स्मॉलर लेंगे। वहां पे हम कौन सा ले रहे थे, ग्रेटर वाला ले रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, ये स्मॉल वाला ले लेंगे, यहाँ पे 9। ठीक है, 9। और इनको जब माइनस करेंगे 9 में से 2, तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास, ये था फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास। एक बार अगर नहीं समझ में आया है, अपनी कॉपी में दोबारा से खुद से एक बार फिर से करना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार अगर खुद से करोगे तो बहुत आराम से इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक, एक अब इसको समझ, अब यहाँ पे क्रिटिकल पाथ अभी नहीं पता चला आपको, क्रिटिकल पाथ अभी नहीं मैंने बताया, अभी 2-3 टर्म्स को पहले समझ लो, फिर क्रिटिकल पाथ को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्रिटिकल पाथ यहाँ पे आ गया आपका, कि अब इसको बताना है कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है जिससे वो होके जाएगा आगे, लेकिन उससे पहले 2-3 टर्म्स है उसको समझ लो, फिर उधर आते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट, यहीं पे समझाया था, ये रहा, ये अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश, और ये जो था आपके, ये जो चारों टर्म्स है ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। अर्लीस्ट स्टार्ट क्या है और अर्लीस्ट फिनिश क्या है ना, लेटेस्ट स्टार्ट क्या है और लेटेस्ट फिनिश क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी इन चारों टर्म्स में, है ना। इसका मैंने फॉर्मूला भी आप लोग को बता दिया है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, एक आता है स्लैक टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे अपने कॉपी में ऐसे लिखते भी चलो। ठीक है, कुछ कुछ कंसेप्ट हैं उसको पहले समझो, फिर वहां पे आएंगे हम लोग, स्लैक टाइम। ठीक है, अब ये स्लैक टाइम होता क्या है। ठीक है, स्लैक टाइम क्या होता है, स्लैक टाइम जो होता है, फॉर एन एक्टिविटी इज अ टाइम बिटवीन इट्स अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट। लिख लो पहले, अच्छा, इट इज फॉर एन एक्टिविटी is the time between its earliest and latest start। ठीक है, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट जो टाइम है, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी समझा रही हूँ, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है, ठीक है, और बिटवीन इट्स अर्लीस्ट, एक सेकेंड, वही चीज मैं दोबारा लिख रही हूँ, मतलब ऐसे समझो इसको, यहाँ पे स्लैक टाइम वो टाइम होता है जो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है। ठीक है, जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है और जो आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिले हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो ये डिले, जो आपको ये टाइम मिल रहा है, ठीक है, ये जो टाइम मिल रहा है, यही क्या होता है आपका स्लैक टाइम होता है। यही क्या होता है आपका स्लैक टाइम होता है। क्या होता है स्लैक टाइम, स्लैक टाइम क्या होता है, इज द टाइम बिटवीन द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, ये क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट टाइम स्टार्ट के बीच में जो टाइम होता है, मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट क्या हुआ, जब आपने एग्जाम का फॉर्म आने से पहले जो पढ़ाई शुरू की, लेटेस्ट स्टार्ट एग्जाम के 4 दिन पहले स्टार्ट की, तो ये बीच में जितना आपको टाइम मिल रहा है ना, वो क्या है आपका स्लैक टाइम है। वो क्या है आपका स्लैक टाइम है। तो स्लैक इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड, मतलब ये स्लैक क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम है, अमाउंट ऑफ टाइम दैट कैन
दैट एक्टिविटी कैन बी लेट, दैट एक्टिविटी कैन बी डिलेड, इतने टाइम तक आप डिले कर सकते हो, ठीक है, इतने टाइम तक आप डिले कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये जो स्लैक टाइम होता है इज द अमाउंट ऑफ टाइम, इतने टाइम तक आप अपने एक्टिविटी को डिले कर सकते हो, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट के बीच का ये जो टाइम है, ये जो डिलेड टाइम है, दैट इज द स्लैक टाइम, दैट इज द स्लैक टाइम। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट यहीं पे लिखो आप लोग। दूसरा पॉइंट एक चीज यहाँ पे आता है जो क्रिटिकल पाथ होता है, ठीक है। ये जो क्रिटिकल पाथ है, ये जो क्रिटिकल पाथ है वो क्या है? क्रिटिकल पाथ इज द पाथ, क्रिटिकल पाथ इज द पाथ थ्रू द प्रोजेक्ट, ये लिख लेना की पॉइंट में, थ्रू द प्रोजेक्ट नेटवर्क, थ्रू द प्रोजेक्ट नेटवर्क इन विच, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, in which none of the activities have slack, none of the activities have slack। slack क्या है? मतलब इसमें बोला क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिनके बीच में जो एक्टिविटीज है उनके पास स्लैक टाइम नहीं होता है, मतलब वो डिले नहीं कर सकते अपना टाइम, ठीक है, वो डिले नहीं कर सकते, उनके पास वो टाइम नहीं होता है। ये वही चीज बोल रहा है, क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है मतलब वो जहां पे एक्टिविटीज के पास स्लैक टाइम नहीं होता है, ठीक है। नन ऑफ द एक्टिविटीज हैव स्लैक, ठीक है। तो दैट इज क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है जो अर्लीस्ट स्टार्ट है आपका वो इक्वल हो जाएगा लेटेस्ट स्टार्ट के साथ, ठीक है। जो अर्लीस्ट फिनिश है आपका वो इक्वल हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश के साथ, ठीक है। सभी एक्टिविटीज के लिए, सभी एक्टिविटीज के लिए। ये चीज समझ में आई या फिर नहीं आई? समझ में आई। यहीं से हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है, यहीं से हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पे आओ, ये देखो, अब यहाँ पे देखो आप, तो जब यहाँ पे आप, एक सेकेंड, बी डी, हाँ ठीक है, मैं दूसरा पेन यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो अर्लीस्ट स्टार्ट है और लेटेस्ट स्टार्ट है, क्या इसका टाइम स्लैक टाइम 0 हो रहा है? इस वाले के लिए नहीं हो रहा है, ठीक। इधर आ जाओ, क्या स्लैक टाइम इसके लिए 0 हो रहा है? हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इसके लिए देखो स्लैक टाइम 0 हो रहा है, अर्लीस्ट स्टार्ट इज इक्वल्स टू लेटेस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश इज इक्वल्स टू लेटेस्ट फिनिश, ठीक है। इसके बीच का स्लैक टाइम 0 हो रहा है, हो रहा है, तो ये हो गया आपका। सेम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी देखो अर्लीस्ट जो स्टार्ट है और लेटेस्ट स्टार्ट दोनों का इक्वल हो गया है ना, और यहाँ पे भी देखो सेम आ रहा है, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या सेम है? नहीं सेम है, तो ये नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये सेम नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। सेम यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, तो आपका जो क्रिटिकल पाथ हुआ, क्रिटिकल पाथ जो हुआ वो कौन सा हुआ? क्रिटिकल पाथ अगर यहाँ पे हम निकालें तो कौन सा हो जाएगा आपका? बी, ये आपका लॉन्गेस्ट, बी डी, रुक जाओ एक मिनट, बी डी ई एफ, ये है आपका, ठीक है। बी डी ई एफ ये है, ये आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो है ये आपका एक, ये जो है ये आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से ये जाएगा तब अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। बी डी ई एफ इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड द फिनिश टाइम, बिटवीन द स्टार्ट एंड द फिनिश टाइम, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रिटिकल पाथ। ऐसे ही आपको निकालना है, आपकी कॉपी एग्जाम में अगर आता है निकालने के लिए या फिर कोई टर्म्स पूछेगा ऐसे बीच में, तो ऐसे ही आपको निकालना है वहां पे, ठीक है। बी डी ई एफ, जहां पे स्लैक टाइम जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट, उनके बीच का कोई भी स्लैक टाइम नहीं होता है। स्लैक टाइम क्या होता है? उतना टाइम जितने टाइम तक हम डिले कर सकते हो अपनी एक्टिविटी को, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक्टिविटी जो होती है वहां पे स्लैक टाइम नहीं होता है, मतलब ई एस इज इक्वल्स टू एल एस हो जाता है, तो वो क्या होता है आपका? क्रिटिकल पाथ हो जाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड हो जाता है। तो बी डी ई एफ क्या है आपका? क्रिटिकल पाथ यहाँ पे मेथड है। आई थिंक अभी आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है, एक बार ऐसे ही अपने कॉपी में इसको बनाओ, ठीक है, और इसको एक बार सॉल्व करो, ठीक है। जब ये सॉल्व हो जाए, अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आता है और कोई दूसरा क्वेश्चन करना चाह रहा है इसको समझने के लिए, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि इसके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, तो उतना हम लोग को मैनेजमेंट तो पढ़ना नहीं है, तो उतना हमको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ईजी वाले जो है वो आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि नेटवर्किंग भी बहुत डिफिकल्ट भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे जो मैंने टर्म्स बताए उसका बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब ये जो मैं फ्लोट यहाँ पे बोल रही थी, फ्लोट क्या है? ऑल्सो नोन एज द स्लैक, ठीक है। फ्लोट भी क्या है?
एक स्लैक है, फ्लोट ऑल्सो नोन एज द स्लैक। फ्लोट को अगर हम जब फ्लोट की हम बात करते हैं तो फ्लोट क्या होता है? फ्लोट वो चीज है हाउ लॉन्ग यू कैन डिले अ टास्क, हाउ लॉन्ग you can delay a task, ठीक है, कितना ज्यादा आप डिले कर सकते हो, ठीक है, कितना ज्यादा अपने टास्क को डिले कर सकते हो। स्लैक टाइम भी वही बोल रहा है कि लेटेस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट स्टार्ट के बीच का जो टाइम है वही हमारा क्या होता है? स्लैक टाइम होता है। उसी तरह फ्लोट भी होता है। फ्लोट क्या होता है कि कितना ज्यादा आप अपने जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो अपने डेडलाइन से पहले कितना ज्यादा आप डिले कर सकते हो, ठीक है, तो ये होता है आपका फ्लोट। और जो टास्क होता है क्रिटिकल पाथ में, ठीक है, क्रिटिकल पाथ जो होता है आपका क्रिटिकल, ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना, क्रिटिकल पाथ जो होता है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ के लिए पाथ हैव जीरो फ्लोट, ठीक है, जीरो फ्लोट होता है उसका, ठीक है, क्योंकि वहां पे डिले नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो फ्लोट होता है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। उसके बाद अब यहाँ पे जो स्लैक और फ्लोट है इनके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, ये स्लैक और इसके बीच में बस यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी, थोड़ा टाइम लग गया, बट उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार मुझे मैसेज करना, मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी। फ्लोट और जो स्लैक होते हैं इसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, है ना। जहाँ पे दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? वो स्लैक जो है, स्लैक इज टिपिकली associated with inactivity के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। वाइल जो फ्लोट है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड विद एक्टिविटी, ठीक है। दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो चीजों के बारे में बात की थी। एक था आपका फॉरवर्ड पास, मैं एक एक टर्म को सभी से यहाँ पे इसलिए बता दे रही हूँ, ठीक है, कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो ये ना हो कि आपका नहीं हो पाया, ठीक है। एक है बैकवर्ड पास, दोनों हम लोग ने पास देख लिया कैसे इसको सॉल्व करना है, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास में, है ना। जो फॉरवर्ड पास होता है ये नेटवर्क डायग्राम में होता है फॉरवर्ड पास, जहाँ पे ये जो EF होता है आपका यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, ये जो EF होता है फॉरवर्ड पास में वो क्या होता है? ES, मैंने ये फॉर्मूला भी बताया भी है, ये जो एक्टिविटी का टाइम है ये हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लेटेस्ट वाले में क्या हो जाता है? जो लेटेस्ट स्टार्ट है वो लेटेस्ट फिनिश माइनस एक्टिविटी का टाइम, ठीक है, ऐसे करते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड पासिंग में और बैकवर्ड पासिंग में। क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इतना ही, हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पर्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पर्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक। अब आ जाओ पर्ट पे, PERT। पर्ट क्या है? पहले इसका पूरा फुल फॉर्म लिख लो। प्रोजेक्ट, हो सकता है आप लोग को पता ही हो इसका फुल फॉर्म, इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। अभी इसका मैं पूरा भी एक चार्ट बना दूंगी, ठीक है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे ये यूज किया जाता है, इज यूज टू आइडेंटिफाई द टाइम इट टेक्स टू फिनिश अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी। यहाँ पे हम टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कितना टाइम लगा था, ठीक है। इट इज अ सिस्टम जो हेल्प करता है प्रॉपर शेड्यूलिंग में, ठीक है। किसमें? प्रॉपर शेड्यूलिंग में, प्रॉपर शेड्यूलिंग में हेल्प करता है एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल टास्क इसमें हेल्प करता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो भी आपकी शेड्यूलिंग है, ठीक है। कैसे? जैसे कोई सेमिनार आपकी मतलब अभी बता रही हूँ, जैसे आपका स्कूल है वहाँ पे कोई सेमिनार लगा हुआ है, ठीक है, तो कैसे आपको अपने क्लास में उस समय एग्जाम भी हो रहा है, एग्जाम में भी आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आपको सेमिनार भी अटेंड करना है, बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट कराना है ना। तो कैसे आपको शेड्यूलिंग करनी है, जितने भी जितने भी आपके टास्क है उसको कैसे शेड्यूल करना है, ठीक है।
ये चीज होती है आपकी PERT। ये क्या होता है आपका PERT होता है, ठीक है। जो PERT में दूसरी चीज ये है, दूसरा पॉइंट ये लिखो यहाँ पे, PERT में PERT is concerned with identification of least time for completing a task, ठीक है। PERT मतलब ये देखता है कि सबसे से कम समय क्या लग सकता है काम को खत्म करने में, और मिनिमम टाइम कितना जरूरत होता है, कम से कम कितने टाइम की जरूरत है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। मतलब किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कम से कम कितना समय लगाया जा सकता है, और पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लग सकता है कम से कम, इस चीज को ये यहाँ पे कंसिडर करता है, ठीक है। PERT इज इसको ऐसे लिखो, इज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीस्ट टाइम फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क and the minimum time needed to complete the project, ठीक है, to complete the project, ठीक है। तो ये होता है PERT। अब बेसिक इसका जब डिफरेंस समझोगे तो बहुत आसानी से आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन कई बारी को पूछा गया, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, PERT में जब हम बात करते हैं तो 3 टाइम होते हैं, ठीक है। PERT भी एक फ्लो चार्ट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइम होते हैं, ठीक है। 3 टाइम कौन कौन से होते हैं, इसलिए 3 टाइम एस्टिमेट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसलिए 3 टाइम, सबसे पहले होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, क्वेश्चन यहीं से आया आपका, ये जो टाइम वाली चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। दूसरा है आपका पेसिमिस्टिक टाइम, है ना। लास्ट है आपका मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है। अब ये जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है ना, ये जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है मतलब आशावादी, है ना, आशावादी, और पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, मोस्ट लाइकली मतलब संभावित जो समय होता है ना। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इट कैन टेक टू कंप्लीट अ टास्क, मतलब कम से कम मुझे कितना लीस्ट अमाउंट हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, कितना टाइम लग सकता है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट टास्क, है ना। फिर आते हैं पेसिमिस्टिक मतलब मैक्सिमम, हमने पहले से ही निराशा हो जाएगी, हमें इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, टू कंप्लीट टास्क, ठीक है। मैं पूरी लाइन नहीं लिख रही, जरूरत नहीं है यहाँ पे। मोस्ट लाइकली टाइम मतलब एज्यूम कर लेना, देयर आर नो प्रॉब्लम, द बेस्ट है मोस्ट, मतलब ऐसे मतलब एक होता नहीं कि मतलब हम एक प्रोबेबिलिटी देखते हैं, है ना, वैसे भी ये पार्ट आपका प्रोबेबिलिस्टिक होता है, ठीक है। और जो CPM होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि हाँ हम ये यूनिट 9 को 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, हाँ ये 1 दिन में हो जाएगा, मतलब ये प्रोबेबिलिस्टिक है ये, ठीक है। आप अंदाजा लगाते हो यहाँ पे, ठीक है, एज्यूम करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, एज्यूम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम करते हो, ये तो होता है मोस्ट लाइकली टाइप कि इतना टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे आप एज्यूम करते हो। तो ये 3 तरीके के टाइम होते हैं, ठीक है। इसी में ही आ जाओ, मैं यहीं पे आपको स्टेप भी बता दे रही हूँ, ठीक है। पेन चेंज कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि आगे भी मुझे और काफी सारी चीजें बतानी है, मैंने स्लाइड्स उतनी ऐड भी नहीं की इसी वजह से। अब स्टेप्स में आ जाओ। पहला स्टेप क्या है आपका, डिफाइन करना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करोगे, डिफाइन ऑब्जेक्टिव। बिना ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किए आप कैसे PERT को वहां पे कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं डिफाइन करने के बाद आप प्लानिंग करोगे, ठीक है। स्टेप्स दोनों के ही इंपॉर्टेंट हैं आपके, है ना। प्लानिंग करोगे, फिर शेड्यूल करोगे, मतलब आपने क्या कर लिया, मैं अभी उसके एक एग्जांपल के थ्रू बता दे रही हूँ। एलोकेट रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज
ठीक है। एंड द लास्ट आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। यहाँ पे वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपके स्कूल्स में सेमिनार लगा हुआ है, मान लो आपके कॉलेज में आपके कॉलेज में सेमिनार है, आपको सेमिनार भी अटेंड करना है एज अ टीचर, तो आप क्या करोगे, और आपको क्लासेस भी लेनी है अपनी बीएड एमएड की जो भी क्लासेस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करोगे, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर अपना प्लानिंग करोगे, प्लान करने के बाद शेड्यूल करोगे अपने टाइम को, इतने टाइम में मुझे ये करना है, ये यहाँ पे क्लास लेनी है, ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, फिर मुझे सेमिनार में जाना है, उसके लिए फिर रिसोर्सेज को एलोकेट कराना, बाद में उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं आपके, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, और बेनिफिट्स मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, आप इसके सिर्फ डिफरेंस पे आ जाओ डायरेक्टली। ठीक है, ये इतना यहाँ पे सफिशियंट है। अब यहाँ पे हम सीधे आ जाते हैं इसके डिफरेंसेस पे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसके कई सारे जो क्वेश्चन हैं आपके, पार्ट हो गया टेररिज्म या फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, उसके क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी क्विज के फॉर्म में, तो सभी लोग उसको अटेम्प्ट करना, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आपको कितना यहाँ पे समझ में आया है। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो सारे आपके। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम पे क्विज के फॉर्म में शेयर कर दूंगी वहाँ पे, है ना। अब आ जाओ, एक पूरा चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरा चार्ट बना लो, सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। पार्ट आ जाओ, फिर आ जाओ सीपीएम, है ना। पर्ट की अगर हम बात करें तो पर्ट क्या होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, कॉपी में बना लेना आपने। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। ठीक है, यूज टू मैनेज, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं अनसर्टेन एक्टिविटीज को, सर्टेन एक्टिविटीज को नहीं, है ना। यूज टू मैनेज अनसर्टेन एक्टिविटीज। ठीक है, अनसर्टेन एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, ऑफ अ प्रोजेक्ट, अनसर्टेन जो एक्टिविटीज होती है उसको मैनेज करते हैं यहाँ पे। ये जब सीपीएम की बात करते हैं, ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। ठीक है, ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। ठीक है, ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे वेल डिफाइंड एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ पे क्या होती हैं, वेल डिफाइंड। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, दैट मैनेज वेल डिफाइंड एक्टिविटीज। ठीक है, वेल डिफाइंड एक्टिविटीज होती है, पता होती है कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर है। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, दूसरा पॉइंट होता है, ये टेक्निक में क्या होता है, हम क्या करते हैं, अ टेक्निक ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ टाइम, यहाँ पे हम टाइम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक क्या है, ये टेक्निक में क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ टाइम, कंट्रोल ऑफ टाइम। ठीक है, और इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैथड है। ठीक है, इट इज अ मैथड टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टाइम। यहाँ पे हम कंट्रोल किसको करते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं कॉस्ट को प्लस टाइम को। ठीक है, दोनों को यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट और टाइम दोनों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इवेंट ओरिएंटेड है, यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, इवेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है ये। ठीक है, क्लियर है मत है। यहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं, ये इसका जो इवोल्यूशन होता है, मतलब इसका इवोल्यूशन कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ है, रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इवॉल्व फ्रॉम रिसर्च, और वहीं पे इसको यूज भी करते हैं, एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये रिलेटेड, ये इसका ये जो ये इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, इवॉल्व एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ, ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, तब मैंने पहले भी बताया आपको, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, और ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे संभावनाएं देखते हैं, डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, तीनों टाइम हम लोगों ने भी देखा, इसको 3 टाइम एस्टिमेट भी बोला जाता है, अभी मैंने बताया भी आपको। ठीक है, और ये जो होता है, ये क्या होता है, 1 टाइम एस्टिमेट होता है, ये 1 टाइम
एस्टिमेट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये इसका जो नेचर होता है वो होता है नॉन रेपिटेटिव। ठीक है, नॉन रेपिटेटिव। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, रेपिटेटिव होता है, रेपिटेटिव। ठीक है, रेपिटेटिव नेचर होता है इसका। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे लिख लो, अरे क्या बोलते हैं उसको, एक चीज यहाँ पे 2 पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लो कि ये अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पे आप वैसे तो लिख लिया है, तो चलो अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज होती है। उसके अलावा एक क्रैशिंग का कंसेप्ट आता है यहाँ पे, है ना, एक कंसेप्ट आता है क्रैशिंग का। यहाँ पे अभी मैं क्रैशिंग का कंसेप्ट बता रही हूँ। जो ये क्रैशिंग का कंसेप्ट होता है पर्ट में नॉट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लेना यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल होता है पर्ट में, बट सीपीएम में ये एप्लीकेबल होता है, सीपीएम में ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब ये क्रैशिंग का कंसेप्ट होता है क्या, ये देखो, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, इधर आ जाओ। ये जो क्रैशिंग का कंसेप्ट है ये है क्या, ये जो क्रैशिंग का कंसेप्ट है, देखो क्रैशिंग क्या है, यहाँ पे ये अप्लाई होता है सीपीएम में। सीपीएम में इसको अप्लाई किया जाता है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, और एडिशनल जो कॉस्ट है उससे उसको बचाने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को, जो प्रोजेक्ट है उसकी ड्यूरेशन को शॉर्ट करना, शॉर्टन करना, है ना, और एडिशनल जो कॉस्ट लग रही है, ठीक है, एडिशनल जो कॉस्ट है उसको क्या करता है, कम करता है उसको, मतलब लीस्ट करना, मतलब कम करना एडिशनल कॉस्ट को। तो ये होता है आपका क्रैशिंग का कंसेप्ट, जो एप्लीकेबल होता है किसके लिए, आपकी सीपीएम के लिए। पर्ट में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है बातें? नेक्स्ट टॉपिक पे चले। यहाँ पे सीपीएम और पर्ट का जितना भी कंसेप्ट था, मैंने सारी चीजें यहाँ पे आप लोग को बता दी है, इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये मैं इरेज कर रही हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग आते हैं, टेलरिज्म, है ना। उम्मीद करती हूँ समझ में आई होंगी चीजें, कोशिश की है मैंने सही से समझाने की। टेलरिज्म, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार को पूछे गए, कई बार में पूछे। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, कॉपी में भी आप लोग अपने लिखते रहिएगा। इसको दिया किसने था, फेडरिक टेलर ने, है ना, फेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया था। ठीक है, फेडरिक, नाम ही लिख लो इसका पूरा, फेडरिक विंस्लो टेलर, 1911 में दिया था। ठीक है, इट इज अ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एंड एनालाइज एंड सिंथेसाइज वर्क फ्लोज। ठीक है, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट बातें की गई मैं खाली सिर्फ वही लिख रही हूँ। यहाँ पे बात की गई इस ये जो टेलरिज्म का साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी था। ठीक है, यहाँ पे बात, ये क्लासिकल थ्योरी था। ये क्या था, क्लासिकल थ्योरी थी। ठीक है, ये कौन सी थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी थी। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो न्यू क्लासिकल होगी। ये क्लासिकल थ्योरी थी। इनका मानना था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इम्प्रूव कराना इकोनॉमिक इफिशियंसी को। इनका मानना था जैसे जैसे हम अगर इकोनॉमिक इफिशियंसी के जो भी वर्कर्स हैं उनकी इकोनॉमिक इफिशियंसी को अगर इंक्रीज कराएंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इम्प्रूव इकोनॉमिक इफिशियंसी और लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज, इनका ये मानना था। ठीक है, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये सजेस्ट करते थे, ठीक है, इनकी ये जो बुक थी साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो सजेस्ट करती थी प्रोडक्टिविटी वुड इंक्रीज। ठीक है, इफ जॉब्स वर ऑप्टिमाइज एंड सिंप्लीफाइड। ये जो इनकी बुक थी जो पब्लिश हुई थी आपकी, ये सजेस्ट करती थी जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेगी। टेलरिज्म में कहने का मतलब क्या है, जो वर्कर्स है ना उनके लिए काम को सिंप्लीफाइड कर दो, टुकड़ों में बांट दो,
और हर किसी को काम क्या करो, उनकी जो स्किल्स हैं, ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनके पास काम को बांट दो, इनका ये मतलब था। तो जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी वहां पे इंक्रीज करेगी, ये मानते थे। मतलब जो भी पूरा काम है उसको टुकड़ों में बांट करके जो भी लोग हैं, जो भी लेबर है, उनको जो जॉब सूट करता है उनको वो वाला काम उनको दे दो करने के लिए। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये कहने का यहाँ पे मतलब था खाली। तो प्रोडक्टिविटी वुड इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी would increase if jobs, important time point है, if jobs were optimized and simplified। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, टुकड़ों में बांट दो, ठीक है, सिंप्लीफाइड, ये सही कर लेना अपना, ठीक है, सिंप्लीफाइड लिखा हुआ है, ठीक है, इनका ये मानना था। और क्या करो, वर्कर्स को उनकी जो भी जॉब्स हैं उनको उनकी मैच, मतलब उनके जो उनको जो सूट करती है, ठीक है, वो जॉब उनको देने की यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, तो टेलरिज्म को देखो ऐसा समझो, टेलरिज्म को दिया था फ्रेडरिक विंसलोन टायलर ने इन 1911। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वहां पे उन्होंने बोला था कि अगर हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराना है अपनी इंडस्ट्री में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वर्क है उसको सिंप्लीफाइड कर देना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड करके टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, और टुकड़ों में बांट करके हर काम को, मतलब वो काम जो काम है, मतलब वो काम उनको देना है जो उसको सूट करता है। ठीक है, जो मतलब जिसको जो काम सूट करता है, जिसको जो काम पसंद है, उसको वही काम दो। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब हर जॉब को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, इन्होंने बोला वर्क को यहाँ पे क्या कर दो, ब्रेक डाउन कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, ये चीज बोला। ठीक है, और वर्कर्स को पर्टिकुलर जॉब देने की बात की, जो मतलब जिन वर्कर के साथ जो स्किल सूट करे उनको वो वाला काम दे दो। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोली गई थी। क्लियर है बात। उसके अलावा इन्होंने कई सारे प्रिंसिपल्स दिए थे, उनके नाम आप लोग यहाँ पे लिख लो। ठीक है, टेलरिज्म में इतना सब कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, अब नाम क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने बोला सबसे पहले बात, कई बार पूछा गया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, इसको मैं पूरा लिखूंगी नहीं, इसको आप लोग समझो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब जो साइंस है वो रूल ऑफ थंब ने, मतलब इन्होंने बोला हमें किसी एक रूटीन के साथ स्टक नहीं रहना चाहिए। वी शुड नॉट गेट स्टक इन अ सेट रूटीन। ठीक है, विद द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ डूइंग वर्क, मतलब हमें सिर्फ पुराने तरीकों को ही नहीं अपनाना चाहिए, सिर्फ एक ही तरीका लेकर के हम उसी से काम कराते जा रहे हैं। गधा मजदूरी जो होती है सब उसी से करवाते जा रहे हैं, वही करवाते जा रहे हैं, कुछ नया वहां पे लेकर ही नहीं आ रहा है ना। तो वही चीज उन्होंने बोला, साइंस नॉट रूल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये चीज इन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये जो साइंस होती है वो क्या करती है, हमारे वर्क को इजियर बनाती है, सिंप्लीफाइड कराती है। ठीक है, हमें एक ही तरीके को, मतलब एक ही जो तरीका है उसी को सिर्फ फॉलो नहीं करना है, हमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते रहना है, साइंस का यूज करना है, वहां पे अपने वर्क को सिंप्लीफाइड करना है, वर्क को साइंटिफिकली यूज एज अ साइंस में जो होता है, साइंस की तरह साइंटिफिकली वहां पे मेथड्स को यूज करना है, ये चीज यहाँ पे बोली गई थी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आई हार्मोनी। ठीक है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्डेड, नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड कहने का मतलब क्या है, हमें ऐसा एटमॉस्फेयर अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा एटमॉस्फेयर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना चाहिए जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट, सब में आपस में क्या बोलते हैं, सद्भाव रहे। ठीक है, कलह ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेंटल रेवोल्यूशन, इन्होंने ये जो सिचुएशन थी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड को, इसको क्या बोला था, मेंटल रेवोल्यूशन बोला था, जिसकी वजह से क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, आपस में सद्भाव रहना चाहिए, है ना। ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा जैसे दो पार्टीज हैं, ठीक है, मैनेजर हैं और आपकी लेबर है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हार्मोनी रहना चाहिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज होती है ना, वो कैसे क्या क्या होती है, ये मेंटल रेवोल्यूशन होती है। ये क्या होती है, मेंटल रेवोल्यूशन है। तो टेलर का मानना था जो ये मेंटल रेवोल्यूशन है, इसको हमें क्या करना है, एंड करना है, इसको हमें क्या करना है, एंड करना है, और हार्मोनी को स्प्रेड करना है। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, नेक्स्ट आया इनका cooperation not individualism।
ठीक है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल कहने का मतलब क्या है, मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए आपस में, ठीक है, ये चीज इसका मतलब। ठीक, फिर नेक्स्ट आया यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड every person to his her greatest efficiency and prosperity, नाम ही में सब कुछ दे रखा हुआ है, prosperity, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, हर इंडिविजुअल का ध्यान रखना है, ठीक है। हर इंडिविजुअल को जो हम वर्क असाइन करें वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास वो स्किल ही नहीं है और हमने उनको वो वर्क असाइन कर दिया, तब क्या वो प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो वही चीज बोला जा रहा है, हर इंडिविजुअल को हमें क्या करना है, इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है उनको, उनकी जो इफिशियंसी है उसको ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी देनी है। तो ये वाली चीजें यहाँ पे बोली गई थी, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये टेलरिज्म का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने वो यहाँ पे करवा दिया, इससे ज्यादा करने की नहीं जरूरत है, ठीक है। अब आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस, इसमें तो कुछ भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का न्यूज वगैरह में आप लोग नाम सुनते रहते होंगे, आज ब्यूरोक्रेसी से ये न्यूज आई है ना, ऐसे करके न्यूज आया करती है ना, तो वही है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस में अगर बात करूँ तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। मटेरियल रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन करते हैं सो दैट इफेक्टिवली, है ना, इफेक्टिवली अपना जो पर्पस है उसको हम अचीव कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है उसको हम यहाँ पे अचीव कर पाए। अब जब इंटीग्रेट कराते हैं ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, है ना, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, इवैल्यूएटिंग करते हैं, है ना, ये चीजें, ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं। तो ये वाली सारी चीजें, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, ठीक है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये हर लेवल पे होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इट इज देयर एट ऑल द लेवल, ठीक है, इट इज देयर एट ऑल द लेवल, ठीक है, सभी लेवल्स पे होता है, ठीक है, ऑल द लेवल ऑफ द एजुकेशन, ठीक है, हर लेवल पे एजुकेशन पे ये होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह, ठीक है, नौकरशाह के रूप में कैसे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, वो भी चीज है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, नॉन इलेक्टिव गवर्नमेंट होती है, नॉन इलेक्टिव गवर्नमेंट होती है, ठीक है। नॉन इलेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं, एंड और यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, क्लियर है। यहाँ पे नॉन इलेक्टेड, मेन इसका सब यही ध्यान रखना, नॉन इलेक्टेड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहीं पे कंसेप्ट आता है मैक्स वेबर का, ठीक है, मैक्स वेबर वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्स वेबर, ठीक है। जो ये मैक्स वेबर है, ठीक है, ये एक जर्मन के साइंटिस्ट है, इन्होंने डिफाइन किया था ब्यूरोक्रेसी को। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया था, मतलब डेवलप ही किया था, ठीक है। इन्होंने बोला ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैसी होती है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है ना, और कैसी होती है, फॉर्मलाइज्ड होती है, फॉर्मलाइज्ड होती है, ठीक है, और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, की पॉइंट है सारे आपके,
ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी किसने दी थी, मैक्स वेबर ने बोला। उन्होंने बोला ये हाईली स्ट्रक्चर्ड है, फॉर्मलाइज्ड है और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो किसमें होते हैं, हायरार्किकल में होते हैं, ठीक है, हायरार्किकल होते हैं। जो टॉप मोस्ट है जैसे ये है, ठीक है, ये एक टॉप मोस्ट है, इसके नीचे 2 है, ठीक है, इसके नीचे ये 2 है, ठीक है, इसके नीचे फिर ये 4 है। तो ये किसमें है, ये हायरार्की में, ये किसमें है, हायरार्की है। हर कोई टॉप मोस्ट लोअर वाले को कंट्रोल कर रहा है, टॉप मोस्ट लोअर वाले को कंट्रोल कर रहा है, टॉप मोस्ट लोअर वाले को कंट्रोल कर रहा है। तो वो चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं सबके पास, रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होती है, ठीक है। ये सारी चीज होते हैं जिसे इन्हें मानना पड़ता है, जिसे इन लोगों को मानना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है बात है, ये चीज समझ में आई। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पूरा हायरार्की में होता है, एक जो टॉप मोस्ट जो होता है वो लोअर वाले को यहाँ पे कंट्रोल करता है। मतलब जो भी होता है एक दूसरे को, टॉप वाला लोअर को कंट्रोल करता है, फिर ये क्या होता है, इसके बाद दूसरे हायरार्की में डिवाइड हो जाता है, फिर इसके बाद फिर 4-5 हायरार्की में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। और इसके रूल्स और रेगुलेशन जो भी होते हैं उसको हर किसी को मानना होता है, ठीक। अब वेबर जब मैक्स वेबर की बात करते हैं तो इनकी 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली आती है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। मतलब यहाँ पे समझा रही है क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। मतलब यहाँ पे जो लेबर को प्रमोशन या फिर कुछ दिया जाता है वो इनके स्किल पे बेस्ड होती है। मतलब टेक्निकल स्किल्स इनके पास कितनी ज्यादा है उस पे बेस्ड होती है, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स उनके पास कितने ज्यादा वो स्पेशलाइज्ड है पर्टिकुलर जॉब के लिए, इस बेसिस पे होता है इनका, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। तीसरी बात यहाँ पे क्या आती है, वेल डिफाइंड हायरार्की, वही जो पीछे लिखा है वही मैं फिर से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही है इसके, ठीक है, जो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। हायरार्की होती है। उसके अलावा इम्पर्सनैलिटी होती है, क्या होता है, इम्पर्सनैलिटी। मतलब एप्लीकेशन होता है, इम्पर्सनल होते हैं, ठीक है, इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी, ठीक है, इन द एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। अब मैक्स वेबर की ये जो 6 मेजर प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट आ जाओ, ये इसकी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये सब क्या थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। अब इनके सिर्फ 6 ही प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, 6 ही प्रिंसिपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, नाम से ही सब याद हो जाएगा आप लोग को। पहला प्रिंसिपल वही है, फॉर्मल हायरार्की, लिख लेना आप लोगों भी, पीछे आप लोगों ने लिखा है, ठीक है। फॉर्मल हायरार्की होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। दूसरा रूल बेस्ड मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे बने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को काम करना पड़ता है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में काम होता है। फंक्शनल स्पेशली, फंक्शनल स्पेशली मतलब वही चीज, आप अपने पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे जो भी वर्कर्स होंगे वो किस पे बेस्ड होने चाहिए, स्किल, ठीक है, स्किल पे, स्किल, ठीक है, टेक्निकल जो स्किल्स हैं उसके बेसिस पे। और इसके अलावा यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, अप फोकस्ड, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और इन फोकस्ड, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं यहीं पे, ठीक है। अप फोकस एंड इन फोकस जो मिशन होता है, ठीक है। अप फोकस्ड और इन फोकस जो मिशन है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के ही स्टेक होल्डर जो हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं, तो वो उसको हम इम्पावर करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या क्या होता है, इन फोकस्ड होता है, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाते हैं अदर्स में, तो वो अप फोकस्ड हो जाता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। अगर हम सर्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो स्टेक होल्डर हैं, बोर्ड हैं, ठीक है, एजेंसीज हैं, उनको अगर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर है खुद को ही, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है, खुद को इटसेल्फ को जब हम सर्व करते हैं तो वो होता है इन फोकस। जब हम अदर्स को सर्व करते हैं तो वो होता है वो होता है आपका अप फोकस, ठीक है। फिर आता है इम्पर्सनल, है ना, इम्पर्सनल हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयज जितने भी है वो कैसे होते हैं, यहाँ पे इक्वली देखा जाता है उनको, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट बेस्ड किस पे होती है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे, यही मैंने भी बताया वहाँ पे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे बेस्ड होती है वो किस पे होती है, आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, टेक्निकल, एकेडमिक नहीं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी है, ठीक, याद रहेगा, ठीक।
तो ये इसकी प्रिंसिपल्स है। उसके अलावा कुछ इसकी क्रिटिसिज्म भी है, मैं क्रिटिसिज्म को यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है। इनकी क्रिटिसिज्म क्या है, ये मतलब ऐसे समझ लो क्रिटिसिज्म को, ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता था, ठीक है, इस वजह से ये पहला इनका क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरा, इसमें पेपर वर्क बहुत रहता था, मतलब एक स्ट्रक्चर से दूसरे अगर दूसरे तक जाना है तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता था और टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, तो ये इनका क्रिटिसिज्म था, ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है ना। क्लियर है बातें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी ना यहाँ पे। ह्यूमन रिलेशन, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अप्रोचेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, बस थोड़ा सा और बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, डिस्कस कर लेते जैसे 9th का ये आपका ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन की, एल्टन मायो ने दिया था इसको, किसने, एल्टन मायो ने, ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे। और ये कैसी थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, सॉरी न्यू क्लासिकल है, न्यू, ठीक है, न्यू क्लासिकल थ्योरी है। एक मिनट, ये कैसी है, न्यू, न्यू क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे वर्कर्स जो को मतलब ये बोलते हैं ह्यूमन जो रिलेशन अप्रोच है वो कहता है अ हैप्पी वर्कर इज एन इफिशिएंट वर्कर, मतलब अगर वर्कर खुश है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे वर्कर को खुश रखने के लिए बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशन बनते हैं, और वहाँ पे जब हम मैनेजमेंट में बात कर रहे थे वहाँ पे फॉर्मल रिलेशन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्कर्स की हैप्पीनेस को देखा जाता है, यहाँ पे बोला जाता है वर्कर तभी प्रोडक्टिव होगा जब वो खुश होगा, ठीक है। A happy worker, a happy worker is an efficient worker, ठीक है, efficient worker, एक हैप्पी वर्कर ही इफिशिएंट वर्कर होता है। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए जिससे उसके जो वर्कर्स हैं वो खुश रहें, ठीक है। जब वो खुश रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक वो आई थी, एक स्टडी आई थी इसके लिए, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है यहाँ पे स्टडी किया गया था बिहेवियर को, ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, हार्वर्ड स्कूल का जो बिजनेस था, बिजनेस हार्वर्ड में बिजनेस स्कूल था, वहाँ पे वेस्टर्न, पहले यहाँ पे ये काम करते थे, इलेक्ट्रिक जो कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने हॉथॉर्न, ठीक है, ये पूछा गया है आपका, ठीक है, हॉथॉर्न वर्क नियर चिकागो, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट था ये, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने यहाँ पे देखा, ये जो मतलब था यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा था, ठीक है, और ये स्टडी से मतलब ये निकल के आया था जो रिलेशन होता है सोशल और मतलब वर्कर्स के बीच में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है सोशल फैक्टर और प्रोडक्टिविटी के बीच में, सोशल जो फैक्टर्स होते हैं और जो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो चीज यहाँ पे स्टडी की गई थी इस हॉथॉर्न इफेक्ट में, ठीक है। हॉथॉर्न इफेक्ट मतलब बताता है एक तरीके की कि इंडिविजुअल को कैसे अपने जो इंडिविजुअल कैसे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, कैसे मतलब मॉडिफाई कर पाता है, इसको ऐसे यहाँ पे लिखो, जो हॉथॉर्न स्टडीज है, इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग लिखवा दे रही हूँ, हॉथॉर्न जो स्टडी है, ये जो हॉथॉर्न स्टडी है, ठीक है, ये एक स्टडी कहाँ पे हुई थी, हॉथॉर्न प्लांट जो था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का, यहाँ पे एल्टन मायो ने किया था, इन्होंने बोला था ये जो हॉथॉर्न इफेक्ट है, ठीक है, वो रेफर करता है टाइप ऑफ रिएक्टिविटी, लिख लो अपने कॉपी में, ये टाइप ऑफ रिएक्टिविटी in which individual modify an aspect of their behavior in response, और यही इसका क्रिटिसिज्म भी आगे बन गया था, their awareness of being
ऑब्जर्व्ड, मतलब उनको पता होता था कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसी वजह से वो अच्छा काम करते थे, अच्छे से काम करते थे, ये वाली चीज बोली जा रही है। इस एक्सपेरिमेंट में 3-4 चीजें थी, वो इंक्लूड थी, वो देख लो। इसमें आता है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में क्या था, यहाँ पे वर्कर क्या करते थे, मतलब यहाँ पे लाइटनिंग, यहाँ पे क्या होता थी, बत्ती जगती थी, सिंपल सी, मतलब यहाँ पे देखते थे कि जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते थे, इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, ये इल्यूमिनेशन था। उसके बाद दूसरा मतलब यहाँ पे देखते थे कि कैसे हम जो भी कैसे हम वर्कर का इन्वॉल्वमेंट है ना, इन्वॉल्वमेंट को अच्छा करके उससे प्रोडक्टिविटी, जैसे जैसे हम वर्कर का जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अच्छा होगा उतना ज्यादा वो प्रोडक्टिव होगा, ठीक है, तो ये वाली चीजों को इसका इफेक्ट यहाँ पे देखा गया था। दूसरी चीज आई थी यहाँ पे रिले असेंबली, ठीक है, रिले असेंबली टेस्ट रूम, यहाँ पे एक टेस्ट रूम था, वहां पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहाँ पे क्या किया गया था, कुछ चीजों को यहाँ पे कंट्रोल किया गया था। मतलब ऐसे था, यहाँ पे स्मॉल होमोजीनियस वर्कर थे, एक मिनट, यहाँ पे क्या था, स्मॉल होमोजीनियस वर्कर थे, एक जैसे जो वर्कर्स थे, ठीक है, उनको लेकर के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। और उनको क्या किया गया था, उन जब वो काम कर रहे होते तो कई सारे न्यू एलिमेंट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया गया, टाइम की जो ड्यूरेशन थी, ठीक है, उसको शॉर्ट कर दिया गया, ठीक है, उसको छोटा कर दिया गया, ठीक है, उनको हर 4 घंटे के बाद रेस्ट पीरियड मिलने लगा। तो ये कुछ नए एलिमेंट उनको वहां पे दिए गए, उनके साथ फ्रेंडली सुपरविजन किया गया, जो भी मैनेजर था वो फ्रेंडली उनसे बात कर रहा था, ठीक है, उनको सुपरवाइज करने के लिए। इनफॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, इनफॉर्मल यहाँ पे क्या हो रहा था, इंटरेक्शन हो रहा था। तो रिले असेंबली जो टेस्ट रूम था वहां पे ये सारी चीजें हुई थी, ठीक। उसके बाद आता है आपका मास इंटरव्यू नेक्स्ट, ठीक, मास इंटरव्यू में क्या था, कहा गया, मास इंटरव्यू, यहाँ पे क्या किया गया, लार्ज नंबर के जो वर्कर्स थे, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को इंटरव्यू किया गया, ठीक है, इंटरव्यू करके देखा गया कि उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, ये जो चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं इस वाले स्टेप में, तो उसकी वजह से उनका क्या उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को यहाँ पे देखा गया, ठीक है, और उनका जो साइकोलॉजिकल उनकी जो नीड्स है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनका इनफॉर्मल जो रिलेशंस हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना, इस सब करके उनका इंटरव्यू यहाँ पे लिया गया, ठीक। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आया आपका बैंक वायरिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, बैंक वायरिंग, ठीक है, बैंक, एक मिनट, बैंक वायरिंग, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ जो वर्कर्स थे, ठीक है, 14 वर्कर्स थे यहाँ पे, वो जब मतलब 6 मंथ के लिए उनको काम दिया गया। तो जब वो काम कर रहे थे तो उनको ये पता होता था, ठीक है, कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन रिवील करता था कि जो मतलब द ऑब्जर्वेशन रिवील दैट द इनफॉर्मल प्रोडक्शन नॉर्म्स सेट बाय द वर्कर एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल रिलेशन इन द ग्रुप। मतलब ये जो ये पूरा जो यहाँ पे था एक्सपेरिमेंट हो रहा था 14 वर्कर का 6 महीने के लिए, उनके काम को ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, तो वहां पे ये जब काम कर रहे थे तो ये वो जानते थे कि यहाँ पे हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो ये बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया इसका कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साइकोलॉजिकल एंड जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए। ये चीज आई यहाँ पे, ठीक है। इनफॉर्मल जो रिलेशन होता है वर्कर्स के बीच में, ठीक है, इनफॉर्मल जो रिलेशन होता है वर्कर्स के बीच में, वो उनके बिहेवियर को क्या करता है, बिहेवियर को उनके इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर, एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अगर उनको इफ दे अलाउ
if they allowed to participate इन डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग में अगर उनको हम पार्टिसिपेट करने दें, ठीक है, उनका भी जो मत है, उनका भी जो व्यू है वो हम उसको कंसिडर करें, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे, ठीक है। जो मैनेजर्स हैं उनको जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको बनाए रखना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। क्रिटिसिज्म यही था इनका, जो वर्कर्स थे, ठीक है, उनका जो काम था वो ओरिजिनल नहीं था, ठीक है। वो काम कैसा था, ओरिजिनल नहीं था। जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो वर्कर्स को पता था कि ये हमको ऑब्जर्व किया जा रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कोई भी नेचुरल उनका बिहेवियर नहीं था, उनका जो बिहेवियर था वो नेचुरल नहीं था, ठीक है। तो ये चीजें थी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे बातें? इससे भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम पे क्विज के फॉर्म में, आज तो नहीं, या फिर आज रात में या फिर कल मॉर्निंग में, जैसे भी मुझे भी थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग को ये क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग उसको अटेम्प्ट करना, अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे अगर हम आते हैं तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट करता है एम्प्लॉय को उनकी स्किल्स पे, उनकी स्पेशलिटी पे, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मतलब, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं ऑन फंक्शनल डिपार्टमेंट, उनकी ऑन फंक्शनल डिपार्टमेंट, मतलब उनका जो स्किल्स है, उनकी जो स्पेशलिटी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं। और ये जो कहाँ पे यूजफुल होता है, जो लार्ज कॉरपोरेशन होते हैं, ठीक है, वहीं पे ये चीज पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। लार्ज जो कॉरपोरेशन होते हैं, ठीक है, सुटेबल वहीं के लिए होता है ये, ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वहां पे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसके बाद फिर दो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फिर इन्होंने भी अपने काम को और डिवाइड कर दिया, एक दो तीन वर्कर को ऐसे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इन्होंने भी अपने काम को ऐसे डिवाइड कर दिया उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, ऐसी वाली चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का ये जो टर्म है वो किसने दिया था, F.W. टेलर ने। इसीलिए यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को ही अप्लाई किया जाता है, ठीक है। फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे एक डायरेक्टर ने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट किया, अब सबऑर्डिनेट अपने जो लोग होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में उसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल से पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको स्पेसिफिक फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस में ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बात। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, क्या लिखना था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रिंसिपल था ना, हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड डू नॉट फॉलो, यहाँ पे फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं फॉलो होता, जैसे एक बॉस यहाँ बैठा हुआ है, इसका जो वर्कर है ये है, ठीक है, इसका जो फिर ये जो लोग हैं इनके जो बॉस हैं वो ये है, तो क्या इनको एक बॉस से मिल रहा है ऑर्डर, नहीं मिल रहा है ना, ये इसको देगा, ये इसको देगा, मतलब कई सारे यहाँ पे सबऑर्डिनेट, मतलब कई सारे यहाँ पे सुपीरियर होते हैं, कई सारे सुपीरियर मिलकर एक एम्प्लॉय को यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड डज नॉट अप्लाई इन सच ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर बात? कुछ इनके मेरिट्स हैं, मतलब इनकी जो क्या बोलते हैं इसको, एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, ये स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मतलब जो जिस फील्ड में स्पेशलाइज उसको रखते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल होता है यहाँ पे, ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, इफिशियंसी होती है, ये सारे की पॉइंट है यहाँ पे। इकोनॉमी
इफिशियंसी कहने का मतलब क्या है, ग्रेटर इफिशियंसी होती है। इकोनॉमी कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमिकल कॉस्ट यहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक। डीमेरिट्स क्या होती हैं, डीमेरिट्स ये सारी इनकी क्या थी, मेरिट्स थी, ये क्या थी, इनकी सारी मेरिट्स थी। इनकी डीमेरिट्स में क्या क्या आ जाएगा, डीमेरिट्स में इनकी आएगा कंफ्यूजन हो जाता है, कई सारे यहाँ पे सुपीरियर्स होते हैं तो इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों के बीच में यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कॉस्टली भी हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लायंस पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल, आज का सेशन काफी मुझे लग रहा है लेंदी हो गया, मैंने टाइम अभी तक देखा नहीं कितना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस में, क्या होता है यहाँ पे कंक्रीट इफर्ट्स होते हैं, लाइक स्टॉप करना, डिटेक्ट करना, है ना, एक्ट करना, ठीक है। अनलॉफुल जो बिहेवियर्स होते हैं, सिंपल से यहाँ पे की पॉइंट लिखो, यहाँ पे रूल्स होते हैं, है ना, स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, रेगुलेशन होते हैं, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, लॉज होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, रिक्वायरमेंट जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी कंप्लायंस का मतलब ही क्या होता है, ये जो कंप्लायंस है ऑर्गेनाइजेशनल तो आप लोग समझ रहे होंगे, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है। कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि इज द सेट ऑफ प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू इंश्योर दैट इम्प्लाई एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इम्बाई, मतलब ये जो ये कॉम्प्लायंस का मतलब ही क्या है, यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड्स हैं, उसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे, उसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे, ठीक है, ये चीज कहने का मतलब है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या क्या है इसके, प्रिंसिपल्स में आ जाओ, प्रिंसिपल्स में आता है इसका स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल कैसा है ना, और कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, और एस्टैब्लिश करना, एस्टैब्लिशिंग कॉम्प्लायंस प्रोग्राम को, ठीक है, जिससे वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा हो पाए, ठीक है, ये वाली सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे इसके अलावा एक चीज और होती है, कुछ पावर्स आती हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस में ही, ठीक है। वो पावर्स कौन सी है, इससे पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही क्वेश्चन आया हुआ है। कोरेसिव पावर, कोरेसिव पावर, ठीक है, रिम्यूनरेटिव या फिर यूटिलिटेरियन, ठीक है, यूटिलिटेरियन पावर, ठीक है, रिम्यूनरेटिव और यूटिलिटेरियन, ठीक है, पावर। और तीसरी पावर क्या है, नॉर्मेटिव पावर। चौथी पावर क्या है, नॉर्मेटिव, एक मिनट, 1 2 3 एक और थी कोई, चलो मुझे एक याद नहीं आ रही है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे, ठीक है। इसको कोरेसिव पावर, ठीक है, और ये कोरेसिव ऐसे है, कोरेसिव, ठीक है, कोरेसिव पावर, नॉर्मेटिव पावर, ठीक है। कोरेसिव पावर मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती करना, मतलब जबरदस्ती थोप देना, ठीक है। कोरेसिव पावर यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल फोर्स करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं, फिजिकल फोर्स करते हैं, मतलब फोर्सफुली हम उससे वो काम करवाते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, ठीक है। रिम्यूनरेटिव मतलब क्या होता है, जो उपयोगी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम देखते हैं मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, हम रिवॉर्ड्स देते हैं, यहाँ पे हम रिवॉर्ड्स देते हैं परफॉर्मेंस को इंक्रीज कराने के लिए, यहाँ पे हम परफॉर्मेंस जो है, जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कराने के लिए यहाँ पे हम इनको रिवॉर्ड्स देते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मेटिव पावर क्या होती है, ये डिपेंड करती है बिलीफ दैट अथॉरिटी हैव राइट टू गवर्न, मतलब ये क्या है, ये मानते हैं जो अथॉरिटी है, ठीक है, उसके पास अधिकार है, अथॉरिटी हैव राइट टू गवर्न, ठीक है, वो गवर्न करे, उसके पास ये गवर्न करता है, वो उसके पास राइट है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को पालन करते हैं, मानते हैं, तो ये पावर होती है इसकी, ठीक है, क्लियर है। नॉर्मेटिव कोरेसिव,
ठीक है। अब नॉर्मेटिव, एक चीज यहाँ पे और लिख लो, जो नॉर्मेटिव होता है, ये जो नॉर्मेटिव होता है, यहाँ पे पीपल जो होते हैं विलिंगली ज्वाइन करते हैं, पीपल खुद से आते हैं, पीपल ज्वाइन विलिंगली, ठीक है, मतलब वो विलिंगली इसको ज्वाइन करते हैं। जो कोरेसिव पावर होती है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जबरदस्ती करवाता है, यहाँ पे विलिंगली नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनको मटेरियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इसकी वजह से लालच में आते हैं कि हाँ मैंने अगर हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेके आई तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, साइकिल मिलेगी, ये वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने के लिए। डेवलपमेंट, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेटिव एफर्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को इंक्रीज कराते हैं, है ना। यहाँ पे कई सारे चेंजेस लाए जाते हैं उसको सही करने के लिए, मतलब उनको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, ये सारी चीज़ें आती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल यहाँ पे डेवलपमेंट पे बात की जाती है, कैसे उसको डेवलप कराना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। गोल ओरिएंटेड होता है यहाँ पे, ठीक है, ये गोल ओरिएंटेड होता है ना। और क्या होता है, सिस्टमैटिक अप्रोच है ये, ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करता है पूरा, ठीक है। फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल का क्लाइमेट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब जो क्लाइमेट है, ठीक है। यहाँ से देखो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, एप्लीकेशन ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है, डेवलपमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मतलब कैसा वातावरण है, ठीक है, कैसा वातावरण है, मतलब जैसे हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करना उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, ठीक है, सही से बिहेव करना, ठीक है, सबका परसेप्शन सही होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटेंजिबल कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, जनरल पर्सपेक्टिव होता है सबका यहाँ पे, उसको रिस्पेक्ट करना, ठीक है, जनरल पर्सपेक्टिव जो होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटेंजिबल कंसेप्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे यूनिक एंड मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, सॉरी मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है ये, ठीक है, क्योंकि कई सारे डायमेंशंस को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे, आपका ये यूनिट 9 का ए सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पीछे आ जाओ जरा सा, यहाँ पे आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो हो गई है, मैंने टाइम भी नहीं देखा है, देखते हो अभी कितना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस, डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है, देखो ये जो है इससे यहाँ से सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। कंप्लायंस में क्या आता है आपका, रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स आते हैं। डेवलपमेंट में मतलब कैसे उसको फ्यूचर के लिए डेवलप कर पाते हैं, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्लाइमेट कहने का मतलब क्या है, उसके एटमॉस्फेयर, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आज का सेशन तो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ मैं कि मैंने ये जो रिवीजन सीरीज में आपको इस तरह करने का स्टार्ट किया है, ये आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने CPM एंड PERT का ये जो कंसेप्ट बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये तो नहीं पता हमें, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना तो सभी कुछ है, ठीक है। तो फिर आज का सेशन एंड करते हैं, ठीक। और मैं इसका जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसका यूनिट 9 के ए से रिलेटेड, ठीक है, यूनिट मैं एक एक का सेक्शन कराती जाऊंगी और उसके क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर करती जाऊंगी क्विज के फॉर्म में, ठीक है। मैं 9 का बी स्टार्ट करने से पहले ही मैं 9 ए का जितना भी क्विज में दे सकती हूँ, क्वेश्चन हैं जितने भी ए सेक्शन के, वो मैं आपको वहां पे दे दूंगी, ठीक है, वो आप लोग अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।